नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे खुशवंत सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास पाकिस्तान मेल ट्रेन टू पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की त्रासदी पर लिखा गया यह एक बेहतरीन उपन्यास है। इस उपन्यास को जब मैंने पढ़ा तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, इसलिए इसको आपके साथ भी बांटना चाहता हूँ। इस उपन्यास की कहानी 5-6 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। जग्गा बदमाश, मल्ली बदमाश, भाई मीत सिंह, मस्जिद का मुल्ला इमाम बख्श, नूरा जग्गे की माशूका, हुकमचंद, इकबाल और लंबरदार बंता सिंह। 1947 की गर्मियों तक जब पाकिस्तान के निर्माण की घोषणा की जा चुकी थी तो लगभग 1 करोड़ हिंदू, मुसलमान और सिख इसी भगदड़ में फंसे हुए थे। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे और भारत से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। मानसून के आने तक लगभग 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। पूरे उत्तर भारत में हथियार तने हुए थे, लोग एक दूसरे को मारने पर आमादा थे। यह कहानी शुरू होती है मनु माजरा नाम के एक छोटे से गांव से। इस गांव में सिर्फ 3 पक्की इमारतें थीं। इनमें से एक महाजन लाला रामलाल का घर था, 2 अन्य इमारतें थीं जिनमें से एक सिखों का गुरुद्वारा था और दूसरी मुसलमानों की मस्जिद थी। गांव के बाकी सारे घर चपटी छतों वाली मिट्टी की झोपड़ियों के बने हुए थे। गांव के पश्चिमी किनारे पर एक पोखर या कहें तो तालाब था जिसके चारों ओर कीकर के पेड़ उगे हुए थे। इस गांव में केवल 70 परिवार रहते थे। लाला रामलाल का परिवार ही हिंदुओं का परिवार था, बाकी सारे के सारे या तो सिख थे या फिर मुसलमान थे। सिख और मुसलमान लगभग बराबर बराबर थे। ज़मीन के मालिक सारे के सारे सिख थे, जबकि मुसलमान सारे के सारे काश्तकार थे और सिखों के खेतों में खेतीबाड़ी का काम करते थे। मनु माजरा सतलुज नदी के किनारे पूर्व की ओर बसा हुआ था, यानी कि भारत की धरती पर बसा हुआ था। इस गांव से सतलुज नदी आधा किलोमीटर दूर थी। मनु माजरा से करीब 1 मील उत्तर की तरफ सतलुज नदी पर एक रेलवे लाइन का पुल बना हुआ था। यह काफ़ी बड़ा पुल था। इसके 18 बड़े बड़े मेहराब वाले खंभे थे, लेकिन इस पुल से एक समय में एक ही गाड़ी गुजर सकती थी। मनु माजरा अपने रेलवे स्टेशन के लिए भी जाना जाता था, लेकिन यहाँ सभी रेलगाड़ियाँ नहीं रुकती थी। एक्सप्रेस गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं रुकती थी। केवल 2 गाड़ियाँ रुकती थी, एक दिल्ली से लाहौर जाने वाली और दूसरी लाहौर से दिल्ली आने वाली, जो शाम को आती थी। अन्य गाड़ियाँ केवल लाइन क्लियर होने की प्रतीक्षा में ही रुकती थी। गाड़ियों के आने जाने ने मनु माजरा के लोगों को गाड़ियों के प्रति काफ़ी सचेत कर दिया था, काफ़ी जागरूक कर दिया था। सब जानते थे कि सुबह होने से पहले लाहौर को जाने वाली गाड़ी आएगी। इस गाड़ी का ड्राइवर 2 लंबी सीटियां बजाता था और क्षण भर में ही सारा गांव जाग जाता था। मस्जिद का मुल्ला जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर ऊंची आवाज़ में अजान देनी शुरू कर देता था। गुरुद्वारे का भाई अजान देने तक बिस्तर में ही पड़ा रहता था। अजान सुनकर ही वह उठता था। दिल्ली से आने वाली 10:30 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन के आते आते मनु माजरा से लोग अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। आदमी खेतों में चले जाते थे और औरतें अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाती थी। बच्चे मवेशियों को चराने के लिए नदी की ओर चले जाते थे। दोपहर बाद जब एक्सप्रेस गाड़ी पुल से जाती थी तो पूरा गांव विश्राम के लिए तैयार बैठा होता था। मर्द और बच्चे भोजन और विश्राम के लिए घर लौट आते थे। मर्द खा पीकर पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होने लगते थे और औरतें एक दूसरे के सिर की मालिश करती या जुएं निकालती हुई दुनिया भर की बातें करती थी, जैसे किसके घर क्या पैदा हुआ, किसके घर मौत हुई या किसकी शादी किसके साथ होनी तय हुई। शाम को लाहौर की तरफ से आने वाली पैसेंजर ट्रेन के आने तक लोग फिर से काम में लग चुके होते थे, जैसे पशुओं को दूध
दोहने के बाद खुंटों पर बांध दिया जाता था। औरतें रात का खाना बनाने में जुट जाती थी। लोग घरों की छतों पर इकट्ठे होने लगते थे। गर्मियों में लोग छतों पर ही सोते थे, छतों पर ही रात का खाना खाते थे। रात को जब मालगाड़ी सीटी बजाती थी तो वे कहते थे, लो आ गई मालगाड़ी, और फिर सारे के सारे सो जाते थे। बस यही उनकी दिनचर्या थी। अगस्त 1947 में ही एक घनी रात में 5 डाकुओं ने मनो माजरा में प्रवेश किया, लेकिन वे रात होने तक सतलुज नदी के रेत पर ही इंतजार करते रहे। उनमें से 2 के हाथ में भाले थे, 2 के कंधों पर छोटी बंदूकें थी और 5वें के हाथ में बैटरी वाली टॉर्च थी। यह उनका सरदार था, मल्ली सरदार। वे मालगाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। उनका निशाना लाला रामलाल का घर था, जहां वे चोरी करने के लिए आए हुए थे। जैसे ही मालगाड़ी ने पुल को पार किया, वे गांव में पहुंच गए। वे लाला रामलाल के घर के बाहर खड़े थे। उनमें से एक बंदूकधारी ने बंदूक के कुंडे से दरवाजे को जोर जोर से खड़खड़ाया और चिल्लाया, ओए लाला। लेकिन दरवाजे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। गांव के कुत्तों ने उनको घेर लिया और वे उन पर जोर जोर से भौंकने लगे। डाकुओं में से एक ने अपने भाले की नोक से कुत्ते पर प्रहार किया और दूसरे ने हवा में गोली दागी। इससे कुत्ते भाग गए और दूर जाकर जोर जोर से भौंकने लगे। एक डाकू ने भाले से दरवाजे पर ऐसा प्रहार किया कि भाला दरवाजे के आर पार हो गया। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, इतनी रात कौन है भाई? लाला जी घर पर नहीं हैं, शहर गए हुए हैं। डाकुओं का सरदार चिल्लाया, दरवाज़ा खोल तो सही, बताते हैं कि हम कौन हैं, नहीं तो अभी तोड़ देते हैं इसे। डाकू ने दरवाजे पर इतनी ज़ोर से अपने कंधे भिड़ाए कि अंदर की तरफ लगी लकड़ी की चिटकनी चरमराई और दरवाज़ा टूट गया। एक बंदूकधारी दरवाजे पर खड़ा हो गया और बाकी 4 अंदर घुस गए। कमरे के एक कोने में 2 औरतें डर से डुबकी बैठी थी और 7-8 साल का एक लड़का उनमें से एक औरत के साथ चिपका बैठा था। बड़ी उम्र वाली औरत ने कहा कि तुम्हें रब का वास्ता, जो भी हमारे पास है सब ले लो, हमारे जेवर, गहने, सोने की चूड़ियाँ। और इतना कहते ही उसने सभी कुछ उनके आगे रख दिया। डाकुओं में से एक ने झपटकर उनके हाथ से सब कुछ छीन लिया और बोला, लाला कहाँ है? उनमें से एक औरत बोली कि लाला जी घर पर नहीं है, हमारे पास जो कुछ था वह सब तो तुमने ले लिया, लाला जी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बंदूक वाले आदमी ने औरत की गोद में से बच्चे को छीन लिया और बंदूक की नली बच्चे के सिर पर तान दी। दोनों औरतें उसके पाँव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि तैनू रब दा वास्ता ना मारी। बंदूकधारी ने औरतों को झटक कर दूर कर दिया और लड़के से पूछा, कहाँ है तेरा बाप? लड़का डर से कांपने लगा और हकलाते हुए बोला, ऊपर। वे सभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले गए। ऊपर छत पर सिर्फ एक ही कमरा था। कमरे में 2 चारपाइयाँ थीं। उन्होंने चारपाइयों के नीचे टॉर्च जलाकर देखा। लाला एक चारपाई के नीचे छिपा हुआ बैठा था। उन्होंने लाला के पैर पकड़कर उसे बाहर घसीट लिया। लाला डर के मारे उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, तिजोरी की चाबियां कहाँ हैं? लाला ने कहा कि सोना चांदी बही खाते जो चाहे ले जाओ, पर किसी को मारना नहीं। सरदार ने दोबारा पूछा कि तिजोरी की चाबियां कहाँ हैं? लाला ने कहा कि तिजोरी में अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बही खाते हैं। जो भी मेरे पास था मैंने सब तुम्हारे आगे कर दिया। इसके बाद वे लाला को बेरहमी से पीटने लगे। उनमें से एक ने भाले की नोक लाला की छाती में घोंप दी। छाती से खून की फुहार फूट पड़ी। इसके बाद डाकू छत से कूदकर गली में आ गए और नदी की ओर बढ़ते हुए गांव वालों को ललकारने लगे, निकलो घर से बाहर, अगर किसी में दम है। किसी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे मनो माजरा जड़ हो गया था। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। जाते हुए वे लाला के घर जग्गा
जग्गा बदमाश जाते हुए वे जग्गा बदमाश के घर कांच की चूड़ियाँ फेंक गई। जिस रात और जिस समय यह हत्याकांड हुआ उसी रात जग्गा यानी जगत सिंह अपनी माशूका नूरा से मिलने सतलुज नदी के रेत पर गया हुआ था। वह भी मालगाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मालगाड़ी के आने के बाद सभी गांव वाले सो जाते थे। जब वह घर से निकला तो उसकी माँ ने उससे पूछा, कहाँ जा रहा है? वह बोला, खेतों में जा रहा हूँ। कल रात जंगली सूअरों ने खेतों में काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। उसकी माँ ने उसको याद दिलाया कि शाम के बाद गांव छोड़ना उसके लिए मना है। अगर किसी ने उसे देख लिया तो वह इसकी खबर पुलिस को दे देगा और पुलिस उसे वापस हवालात में ठूस देगी। लेकिन उसने अपनी माँ की एक न सुनी। जब वह अपनी प्रेमिका से मिलकर वापस आया तो गांव में रोने पीटने की आवाज़ें और कुत्तों का भौंकना जारी था। गली से होता हुआ जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो दरवाज़ा खुला पड़ा था। गांव के सैकड़ों लोग आंगन में खड़े उसकी माँ से बात कर रहे थे। वह वहीं से पीछे मुड़ गया। मनु माजरा की एक खास पहचान इसलिए भी थी क्योंकि यहाँ रेलवे पुल के उत्तर की तरफ सरकारी अफसरों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस बना हुआ था। वैसे तो यह गेस्ट हाउस पुल के निर्माण में लगे इंजीनियरों के लिए बनाया गया था, लेकिन पुल के बन जाने के बाद यह सरकारी अफसरों का बसेरा बन गया। इसके लोकप्रिय होने का एक कारण यह भी था कि यह नदी के पास था। सर्दियों के सारे महीने अफसर अपने दौरे इस तरह तय करते थे कि कुछ दिन मनु माजरा के गेस्ट हाउस में बिता सकें। लेकिन गर्मियों में मनु माजरा के गेस्ट हाउस में सिर्फ वही अफसर आते थे जो एकांत प्रिय होते थे। जिस दिन मनु माजरा में डाका पड़ा उसी दिन सुबह एक खास मेहमान के स्वागत के लिए गेस्ट हाउस को सजाया जा रहा था। वह खास मेहमान थे जिले के डिप्टी कमिश्नर और मैजिस्ट्रेट हुक्मचंद। गेस्ट हाउस पहुंचने पर सब इंस्पेक्टर ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर से पूछा कि यहाँ कोई मजहबी दंगे तो नहीं हो रहे हैं? सब इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं। हुक्मचंद ने सब इंस्पेक्टर को बताया कि पाकिस्तान की तरफ भारी खून खराबा हो रहा है। मर्द के बदले मर्द, औरत के बदले औरत और बच्चे के बदले बच्चा, यह कहकर कत्लेआम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शेखुपुरा और गुजरांवाला में मुसलमानों की भीड़ ने सरे बाज़ार हिंदू और सिख रेफ्यूजियों के साथ क्या क्या किया। वहाँ एक बंदा तक नहीं बचा। उन्होंने बताया कि औरतों ने अपने हाथों से अपने बच्चों को मार डाला और खुद कुएं में कूद पड़ी। कुएं के मुंह तक लाशें भरी पड़ी थी। लेकिन हुक्मचंद ने यह भी कहा कि हमें हर हालत में कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर से पूछा कि मनु माजरा में कैसे हालात हैं। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। आज के दिन तक इस गांव में कोई भी शरणार्थी नहीं आया है। हुक्मचंद ने पूछा कि इस गांव में कितने गुंडे रहते हैं। सब इंस्पेक्टर ने कहा, सिर्फ एक, जग्गा नाम है उसका। वह हर रोज़ लंबरदार के पास हाजिरी लगाता है और हफ्ते में एक बार पुलिस स्टेशन पर भी शक्ल दिखाने आता है। हुक्मचंद ने पूछा, जग्गा कौन? सब इंस्पेक्टर ने कहा, जगत सिंह, डाकू आलम सिंह का बेटा। वही आलम सिंह जिसे 2 साल पहले फांसी लगाई गई थी, उसी का लड़का है जग्गा। पूरे इलाके में उससे लंबा मर्द वही एक ऐसा लंबा मर्द है जो 6 फुट 4 इंच ऊंचा और जिस्म ऐसा है कि पूरा सांड लगता है। हुक्म सिंह ने पूछा कि क्या उसकी कोई इश्क विश्क का चक्कर भी चल रहा है? सब इंस्पेक्टर ने कहा कि कोई मुसलमान जो लाहे की बेटी है, मस्जिद का मुल्ला है वह। डकैती वाले दिन के बाद मनु माजरा के स्टेशन पर भीड़ हर रोज़ से ज़्यादा लग रही थी। गाड़ियों को स्टेशन पर आता जाता देखना मनु माजरा के लोगों की आदत बन गई थी। लेकिन बंटवारे के बाद उनकी रुचि इस बात में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि अब तो रेलगाड़ियाँ 4-5 घंटे लेट से आने लगी थी। कभी कभी तो गाड़ियाँ 20-20 घंटे लेट आने लगी थी। पाकिस्तान से आने वाली रेलगाड़ी सिख और हिंदू शरणार्थियों से भरी होती थी, तो इधर से पाकिस्तान को जाने वाली रेलगाड़ी मुसलमानों से भरी होती थी। लोग गाड़ियों की
छतों पर टांगे लटकाए बैठे होते थे। उस दिन भारत से जो गाड़ी पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, जब वह मनु माजरा के स्टेशन पर रुकी तो उसमें से कुछ पुलिस वालों के साथ एक नौजवान भी नीचे उतरा। वह नौजवान पहनावे से शहरी लहजे का दिख रहा था। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या उसे इस गांव में रहने के लिए कोई जगह मिल सकेगी। स्टेशन मास्टर ने कहा कि मनु माजरा में कोई होटल या सराय तो नहीं है, सिखों का एक गुरुद्वारा है। नौजवान स्टेशन से बाहर निकलकर गांव की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे पुलिस वाले भी चल रहे थे। जब वे गांव पहुंचे तो पीपल के पेड़ के नीचे दर्जन भर बैठे लोग आपस में बातें कर रहे थे। पुलिस वालों को देखते ही वे उठ खड़े हुए और उनके साथ लाला रामलाल के घर की तरफ चल दिए। इसलिए नौजवान पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नौजवान जब गुरुद्वारे पहुंचा तो वहाँ एक बुजुर्ग सिख कपड़े धो रहा था। नौजवान ने उससे पूछा कि क्या वह 2 या 3 दिन के लिए यहाँ ठहर सकता है। भाई ने उत्तर दिया, यह तो गुरुद्वारा है, गुरु का घर है, यहाँ कोई भी ठहर सकता है। भाई ने उसे गुरुद्वारे में रहने की सारी शर्तें बता दी, जैसे सिर ढककर रखना है, बीड़ी तंबाकू अंदर नहीं लाना है, जूते उतारने हैं, आदि आदि। इसके बाद भाई ने उसे खाली कमरा दिखा दिया। भाई ने उसका नाम पूछा, इकबाल। नौजवान ने बताया। इकबाल ने चैन की सांस ली कि भाई मीत सिंह ने उनके नाम को लेकर यह नहीं पूछा कि वह कौन सा इकबाल है, क्योंकि इकबाल तो हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है और मुसलमान भी हो सकता है, जैसे इकबाल मोहम्मद, इकबाल चंद, इकबाल सिंह। भाई ने पूछा कि मनु माजरा में किस काम से आए हो। उन्होंने बताया कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता अर्थात सोशल वर्कर है और इस गांव में कुछ करने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ बहुत से शरणार्थियों के आने की संभावना है और यहाँ यदि कोई गड़बड़ी हुई तो बहुत बुरा होगा। भाई ने उससे पूछा कि वह कहाँ का रहने वाला है, तो नौजवान ने उन्हें झेलम ज़िले का रहने वाला बताया, जो अब पाकिस्तान में है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह तो ज़्यादातर समय विदेश में रहे हैं और दुनिया को देखने के बाद ही जाना है कि हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं, इसलिए मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने भाई मीत सिंह को बताया कि जिस ट्रेन में वे आए हैं उसी ट्रेन में कुछ पुलिस वाले भी आए और वह उसके पीछे पीछे गांव में भी उसके साथ आए। जब भाई को यह पता लगा तो उन्होंने कहा कि वह ज़रूर लाला जी के घर गए होंगे, कल रात उनका कत्ल हो गया था। डाकू लोग काफ़ी कुछ लूट कर ले गए हैं। उसके बाद वह पुलिस वालों को देखने के लिए चल दिया। थोड़ी देर बाद भाई बड़बड़ाता हुआ या बुड़बुड़ाता हुआ वापस आया और बोला, यह सारा काम जग सिंह का है। पुलिस ने जग्गे को बुलाया है, लेकिन जग्गा तो अभी फरार है। लूट का कुछ माल जैसे चूड़ियों का एक थैला जगत सिंह के आंगन में पड़ा हुआ मिला है। जग्गा का यह पहला कत्ल नहीं है, इससे पहले भी वह कई बार खून में अपने हाथ रंग चुका है। उसके बाप और दादा दोनों ही डकैत थे और दोनों को ही फांसी लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने गांव में डाका नहीं डाला। लेकिन जगत सिंह ने तो अपने ही खानदान के मुंह पर कालिख पोंछ दी थी। मीत सिंह ने कहा कि कुछ दिनों से जग्गा ठीक चल रहा था, अपने खेतों को भी जोत रहा था, कभी गांव से बाहर भी नहीं निकला था। हर रोज़ बिना नागा हुए लंबरदार के पास हाजिरी लगाने भी जाता था। लेकिन सांप आखिर कितनी देर सीधा रहता, जुर्म करना तो उसकी रग रग में बसा हुआ है। लेकिन जग्गा ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। डिप्टी साहब ने सारी पुलिस चौकियों को जग्गा को ढूंढ निकालने के आदेश जारी कर दिए होंगे। इकबाल ने पूछा, डिप्टी साहब कौन? मीत सिंह ने बताया कि हुक्मचंद पुल के उत्तर की तरफ वाले डाक बंगले में ठहरे हुए हैं। मामूली सिपाही से नौकरी शुरू की थी और आज देखो कहाँ पहुँच गए हैं। सब लोगों को खुश करके तरक्की पर तरक्की करते गए और अब डिप्टी कमिश्नर बन बैठे। रात को लंबरदार बंता सिंह इकबाल के लिए दूध लेकर आया था। उसके साथ 1-2 लोग और थे। लंबरदार ने उनसे पूछा कि क्या अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए हैं। इकबाल को इस बात की हैरानी हुई कि इस गांव के लोगों को आज़ादी के कुछ भी मायने पता नहीं थी। उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं था कि देश ने एक नए युग में कदम रख दिया है।
और अब ज़रूरत थी आगे बढ़ने की। अगले दिन 2 कांस्टेबल सवेरे सवेरे गुरुद्वारे में दाखिल हुए और इकबाल के कमरे में पहुंचे। उन्होंने इकबाल को उठाया और कहा कि उठो, हमारे साथ, हमारे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। इकबाल अपना सारा सामान एक पोटली में बांधकर सिपाहियों के साथ चल दिया। सिपाही की बेल्ट में लगी हथकड़ी से उसके हाथ बंधे थे। चलते हुए वह भाई मीत सिंह से बोला कि मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। इधर इकबाल को गिरफ्तार करने जहां 2 सिपाही आए थे, तो वहीं उधर जग्गा को पकड़ने सिपाहियों का एक पूरा जत्था भेजा गया था। सिपाहियों ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। जग्गा घर के अंदर मैली कुचली सफ़ेद चादर ताने चारपाई पर पड़ा सो रहा था। पिछली 2 रातें उसने जंगल में भूखे प्यासे बिताई थी। सवेरे सवेरे ही वह गांव पहुंचा था, पर उसके पड़ोसी चौकन्ने थे, इसलिए जैसे ही वह गांव पहुंचा लोगों ने पुलिस को खबर दे दी। सोते हुए ही पुलिस वालों ने उसके दाएं हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दी। उसकी मां ने कहा कि उसने कत्ल नहीं किया है। हवलदार ने पूछा तो कत्ल की रात वह कहाँ था? उसकी मां ने कहा कि वह तो खेतों में गया हुआ था, डाकुओं के साथ नहीं था। 4 सिपाही घर की तलाशी लेने में जुट गए। उन्होंने भूसे के ढेर से एक भाले को खोज निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। मां ने कहा कि इस पर कुछ नहीं लगा है, यह तो खेतों को बर्बाद करने वाले जंगली सूरों को मारने के लिए रखा गया है। जग्गा बिल्कुल बेकसूर है। कुछ देर के बाद जग्गे की मां अंदर गई और कागज़ में लिपटी नीली चूड़ियों के टुकड़े लेकर आई। उसने कहा कि डाकुओं ने कत्ल के बाद इन्हें हमारे आंगन में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस वाले उसको लेकर चल दिए। हथकड़ियों वाले हाथ उठा उठाकर गांव वालों को दुआ सलाम करता वह चला जा रहा था। नदी के पास पहुंचने पर उसकी मुठभेड़ इकबाल वाले दल के साथ हो गई। ये सब एक साथ पुल की ओर बढ़ने लगे। इकबाल सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन जगत सिंह वाले जत्थे से मिलने के बाद उसे समझ में आया कि उसे भी लाला रामलाल के कत्ल में या कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सभी को पता था कि वह कत्ल के बाद ही मनु माजरा में आया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि पुलिस वाले कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि वह कोई ना कोई इल्ज़ाम उस पर गढ़ ही देंगे, आवारागर्दी का या फिर पुलिस के काम में अड़चन डालने का। लेकिन जगत सिंह को अपनी गिरफ्तारी की कोई फिक्र नहीं थी। इससे पहले भी वह गिरफ्तार होता रहा था। उसने जेल में भी उतना ही समय बिताया था जितना घर पर। उसके पिता आलम सिंह जब जिंदा थे तो उसका नाम भी पुलिस के 10 नंबर के रजिस्टर में दर्ज था। आलम सिंह पर डकैती और कत्ल का इल्ज़ाम साबित हुआ था और उसे फांसी लगी थी। जगत सिंह की मां को वकील करने के लिए अपनी सारी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी थी। जगत सिंह को ज़मीन वापस छुड़वाने के लिए पैसे चाहिए थे और उसने साल भर के अंदर ही इसका बंदोबस्त कर दिया था। कोई प्रमाणित नहीं कर सकता था कि वह पैसा कहाँ से आया था, लेकिन उसी साल पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया। तब से उसका नाम भी 10 नंबर के रजिस्टर में दर्ज था। सरकारी तौर पर वह गुंडा घोषित कर दिया गया था। पीठ पीछे सभी लोग उसे 10 नंबरी कहा करते थे। सबसे पहले पुलिस का जत्था उन दोनों को लेकर गेस्ट हाउस पहुंचा, जहां मैजिस्ट्रेट साहब ठहरे हुए थे। सब इंस्पेक्टर वहां पहले से ही मौजूद था। जब मैजिस्ट्रेट ने सब इंस्पेक्टर से पूछा कि वह किसको गिरफ्तार करके लाए हैं, तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि वह 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लाए। एक तो बदमाश जग्गा है और दूसरा वह अजनबी जिसे पकड़ने का आदेश मैजिस्ट्रेट साहब ने दिया था। यह सुनकर मैजिस्ट्रेट साहब समझ गए कि दूसरी गिरफ्तारी को उनके माथे मढ़ने की चाल चली जा रही। मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि कौन है वह दूसरा आदमी। सब इंस्पेक्टर ने बाहर खड़े हेड कांस्टेबल को आवाज़ लगाई और कहा कि उस आदमी का नाम क्या है जिसको तुम गुरुद्वारे से पकड़ कर लाए हो। उसने कहा, इकबाल। मैजिस्ट्रेट ने जोर से पूछा, इकबाल क्या? मैजिस्ट्रेट ने सब इंस्पेक्टर को डांटते हुए कहा कि तुम लोग जाकर लोगों को उनका नाम पता जाति जाने बिना ही गिरफ्तार करके ले आते हो और मुझसे गिरफ्तारी के कोरे वारंट पर हस्ताक्षर करवा लेते हो। किसी दिन तुम गवर्नर को भी पकड़ने चले जाओगे और कहोगे कि हुक्मचंद ने ऑर्डर दिया था। तुम लोग मुझे मेरी नौकरी से डिसमिस करवा कर ही रहोगे।
सब इंस्पेक्टर ने बाहर निकलकर इकबाल के बारे में स्वयं जांच पड़ताल की। उसका पजामा निकलवा कर देखा गया। उनसे पूछा गया कि वह मनु माजरा में क्या काम से आए। इकबाल ने बताया कि उनकी पार्टी ने उसे भेजा है, पीपल पार्टी ऑफ इंडिया ने। इसके बाद सिपाहियों को आदेश दिया गया कि वह कैदियों को पुलिस स्टेशन में ले जाए। हुक्मचंद ने सब इंस्पेक्टर को कहा कि वह थाने में जाकर गिरफ्तारी का वारंट सही सही भरे, जैसे नाम मोहम्मद इकबाल लिखे, सपुत्र मोहम्मद फला फला या मालूम नहीं लिखे, जाति मुसलमान लिखे और पेशा मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता लिखे। पुलिस वाले उन दोनों को तांगे में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। थाना चंदन नगर में था। यह एक छोटा सा कस्बा था। उस समय थाने में कोई अपराधी नहीं था, इसलिए दोनों को अलग अलग कोठरियों में रखा गया। कोठरी में इकबाल की तो हथकड़ियाँ खोल दी गई, लेकिन जग्गे को हथकड़ियों में ही रखा गया। इकबाल को पढ़ने के लिए अखबार भी दिए गए और उसे पीतल की थाली में खाना परोसा गया। लेकिन जग्गा की कोठरी में ऐसा कुछ नहीं था। खाना भी उसकी तरफ फेंक कर दिया गया। जग्गे ने हाथ पर रखकर रोटियां खाई। शाम को सब इंस्पेक्टर इकबाल से पूछताछ करने के लिए आया। बगल वाली कोठरी में जहां जग्गा बंद था वहां भी इंस्पेक्टर गया और उसने जग्गे को धमकाया कि वह उन डकैतों के नाम बता दे जिन्होंने लाला रामलाल का कत्ल किया है। सितंबर के शुरू के दिन थे। मनु माजरा में बरसों से चली आ रही परंपरा अचानक गड़बड़ाने लगी थी। गाड़ियां ऐसे बेवक्त पहले कभी नहीं आया करती थी। मालगाड़ियों का आना तो बिल्कुल बंद ही हो गया था। गांव के जीवन में केवल यही एक परिवर्तन नहीं आया था, बल्कि सिख फौजियों की एक यूनिट भी वहां उतर गई थी और रेलवे स्टेशन के पास ही तंबू लगाकर रहने लगी थी। एक सुबह पाकिस्तान से आई एक रेलगाड़ी मनु माजरा के रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। इस गाड़ी की छत पर कोई नहीं बैठा था, जैसा पहले होता आ रहा था। जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंची, गाड़ी के आखिरी डिब्बे से गार्ड उतरा और सीधा स्टेशन मास्टर के दफ्तर की ओर बढ़ा। इसके बाद फौजियों के तंबू से फौजियों को इकट्ठा किया गया। एक आदमी को मोटरसाइकिल पर चंदन नगर भेजा गया। 1 घंटे बाद लगभग 50 हथियारबंद सिपाहियों के साथ सब इंस्पेक्टर स्टेशन पहुंचा। उसके पीछे हुक्मचंद भी अपनी गाड़ी पर पहुंच गए। दिन दिहाड़े इस गाड़ी के आगमन की खबर ने मनु माजरा में हलचल मचा दी। लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़कर देखने लगे कि स्टेशन पर क्या हो रहा है, लेकिन छतों से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब भी मनु माजरा में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती थी तो औरतें मुखिया के घर जाती थी और मर्द गुरुद्वारे में जाते थे। गांव का मुखिया बंता सिंह था, जो लंबरदार भी था। उसका काम लगान वसूल करना था। कई पीढ़ियों से उसका परिवार ही लंबरदारी का काम कर रहा था, लेकिन उसने अपने लंबरदार होने का कोई घमंड नहीं था। दूसरे किसानों की तरह वह भी मेहनत मशक्क़त करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था। क्योंकि उसका वास्ता हमेशा सरकारी अफसर और पुलिस के लोगों से पड़ता रहता था, इसलिए उसका एक सरकारी रुतबा बन गया था। कोई उसे नाम लेकर नहीं बुलाता था, बल्कि सभी उसे ओए लंबरदारा कहते थे। गांव की सभा में जिन 2 लोगों की आवाज़ें सुनी जाती थी, उनमें से एक थे गांव की मस्जिद का मुल्ला इमाम बख्श और दूसरे थे भाई मीत सिंह। इमाम बख्श जाति के जुलहा थे। अपनी उम्र और भली मानस के कारण उसे गांव के लोगों के बीच सम्मान का स्थान प्राप्त था। उसके परिवार में हुई अनेक दुखद घटनाओं के कारण लोग उस पर तरस खाने लगे थे। उसकी घरवाली और इकलौता बेटा एक के बाद एक कुछ ही दिनों में चल बसे थे। उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण वह कपड़ा बुनने का काम नहीं कर सकता था। दूसरी ओर उसके ऊपर छोटी सी बच्ची नूरा की देखभाल की भी जिम्मेदारी थी। भीख मांगने की नौबत आ गई थी। तभी से उसने मस्जिद में डेरा डाल लिया था और मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा था। कुरान की आयतें लिख लिख कर वह ताबीज़ बनाकर गांव वालों को पहनने के लिए देता था। गांव के लोगों के दिए हुए आटे, सब्जी, खाने पीने के सामान और उतरन के कपड़ों से वह और उसकी बेटी जिंदा थी।
वह दुबला पतला सा आदमी था। 60 साल का होने के बावजूद भी उसका शरीर बिल्कुल सीधा तना हुआ था। लोग उसे एक नेक इंसान समझते थे। गांव के लोगों के लिए वह मुल्ला या इमाम बख्श नहीं था, बल्कि उनके लिए सिर्फ वह चच्चा था। भाई मीत सिंह के लिए गांव के लोगों में ना तो स्नेह था और ना ही वैसा सम्मान। पेशे से वह किसान था, लेकिन काम से बचने के लिए उसने धर्म की शरण ली हुई थी। उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी जो उसने पट्टे पर दी हुई थी। गुरुद्वारे के चढ़ावे से ही उसकी आजीविका चल रही थी। उसकी बीवी बच्चे नहीं थे। उसे धर्म ग्रंथों का भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था। देखने में भी वह ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। छोटे कद का, मोटा सा और बालों से भरा हुआ। उसकी उम्र इमाम बख्श के बराबर ही थी, पर दाढ़ी अभी काली थी। उसका रहन सहन भी अस्त व्यस्त था। वह पगड़ी केवल तभी पहनता था जब ग्रंथ साहब का पाठ करता था। कमीज तो वह कभी कभार ही पहनता था, ज़्यादातर कच्छे में ही घूमता रहता था। लेकिन मीत सिंह एक शांति प्रिय व्यक्ति था। यदि इमाम बख्श की कोई बात उसे पसंद आती थी तो वह उसे अपने समुदाय को ज़रूर बताता था। उस दिन गुरुद्वारे में जो सभा हुई वह बड़ी शांतिपूर्ण थी। लोगों के मुंह से बोल तक नहीं निकल रहे थे। इमाम बख्श ने लंबरदार से पूछा कि उसको तो पता होगा कि आज क्या हुआ है, लेकिन उसने भी ना कर दिया। अचानक गुरुद्वारे की चौखट पर एक सिपाही खड़ा दिखाई दिया। बंता सिंह उठकर दरवाजे पर गया। सिपाही ने एक कोने में ले जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। बंता सिंह ने गांव वालों को कहा कि जिनके घर भी जितनी लकड़ी हो और जितना मिट्टी का तेल हो वह सभी दे सकते हैं। स्टेशन की तरफ 2 ट्रक खड़े हैं, इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलेंगे। कुछ मिनट के बाद गांव वाले गांव के बाहर स्टेशन की तरफ लकड़ी के गट्ठर और तेल की बोतलों के साथ जमा होने लगे। वहां फौज के 2 बड़े बड़े ट्रक खड़े थे। लंबरदार ट्रक के पास खड़ा होकर गांव वालों के नाम और उनके आगे उनके द्वारा लाई गई लकड़ी और तेल का हिसाब नोट करता जा रहा था। दोनों ट्रकों में लकड़ी और तेल जब लद गया तो अफसर ने बंता सिंह को कहा कि अगले दिन कैंप में आकर पैसे ले जाना, और ट्रक स्टेशन की ओर चल दिए। लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता चला कि यह सब सामान किस लिए जमा कराया जा रहा था। सारी दोपहर गांव वाले छतों पर खड़े होकर एक दूसरे से पूछते रहे कि क्या किसी को कुछ दिखाई दिया। इसी उत्तेजना में वे दोपहर का खाना पीना भी भूल गई। शाम को आग की लपटें काले आकाश में लपक रही थी। गांव की तरफ बहती हुई हवा में जलती हुई लकड़ी और मिट्टी के तेल की बू के साथ साथ एक और बू बह रही थी, जलते हुए मांस की तीखी बू। किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। गंध किस चीज़ के जलने की थी इसका सबको पता था। सभी को सुबह से ही इस बात पर शक था कि जो ट्रेन पाकिस्तान से आई थी उसमें क्या था। लेकिन अब यह बात पक्की हो गई थी। मनु माजरा की यादाश्त में यह पहली बार हुआ था कि उस दिन इमाम बख्श की अजान आकाश में नहीं गूंजी थी। उस दिन की घटना के बाद से रेस्ट हाउस में उदासी का आलम छा गया। इतने सारे शवों को देखकर हुक्मचंद सुन से हो गए थे। आदमियों, औरतों और बच्चों की लाशों ने उसे उदासीनता से भर दिया था। ट्रेन के शौचालय तक में नौजवानों की लाशें भरी पड़ी थी। चारों तरफ सड़ते हुए शवों, मल और मूत्र की दुर्गंध फैली हुई थी। उस रात पूरी रात बरसात होती रही। सुबह जब सब इंस्पेक्टर हुक्मचंद से मिलने आया तो उन्होंने लाशों के बारे में पूछा। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि कुछ खास नहीं बचा है, सिर्फ अस्थियों के ढेर पड़े हुए। हुक्मचंद ने पूछा कितनी लाशें थी। सब इंस्पेक्टर ने कहा 1000 से भी ज़्यादा होंगी। उन्होंने कहा कि कुछ गांवों से मुसलमान लोग पाकिस्तान जाने के लिए शरणार्थी कैंपों में जाना शुरू हो गए हैं। मनु माजरा गांव में भी आज सवेरे 40-50 सिख शरणार्थी नदी पार करके आए। वे सब गुरुद्वारे में ठहरे हुए हैं। ये वे शरणार्थी हैं जिनका पाकिस्तान में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद हुक्मचंद ने पूछा कि रामलाल के कत्ल के बारे में उसने क्या कार्रवाई की है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि जग्गा बदमाश ने कातिलों के नाम बता दिए हैं। वे लोग मल्ली और उसके 4 साथी हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिए कुछ सिपाहियों को भेज दिया गया है। लेकिन यह बात पक्की है कि जग्गा इनके साथ नहीं था, इसलिए क्यों ना
इकबाल और जग्गा को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस समय हुक्मचंद किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने बिना रपट लिखे ही मल्ली और उसके गिरोह को छोड़ देने को कहा। सब इंस्पेक्टर जब जाने लगा तो हुक्मचंद ने उससे कहा कि मुस्लिम रिफ्यूजी कैंप के कमांडर को संदेश भेज दो कि मनु माजरा से मुसलमानों को निकालने के लिए ट्रक भेज दें। जब पुलिस वाले मल्ली और उसके गिरोह को हथकड़ी पहनाकर पुलिस थाने लेकर आए तो उनको देखते ही जग्गा अपना आपा खो बैठा और उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगा। कुछ देर के बाद ही सब इंस्पेक्टर भी थाने पहुंच गया। उसने मल्ली और उसके साथियों को छोड़ने का आदेश दिया। थाने से जाते हुए मल्ली का जग्गे से झगड़ा भी हो गया था। पुलिस वालों ने मल्ली और उसके साथियों को मनु माजरा में जाकर छोड़ा। जब वे छोड़कर चलने लगे तो हवलदार ने एक सिपाही को चिट्ठी देते हुए कहा, पाकिस्तान मिलिट्री यूनिट के कमांडेंट को दे आओ और कह देना कि मनु माजरा में हालात बड़े नाजुक हैं, वह जल्दी से जल्दी यहाँ से मुसलमानों को निकाल ले जाने के लिए ट्रक और फौज भेज दें। हवलदार के आगमन ने मनु माजरा के लोगों को दो भागों में बांट दिया था। मुसलमान अपने घरों में उदास बैठे थे। अचानक ही मनु माजरा का हर सिख उनके लिए अजनबी बन गया। उनके लंबे केश और दाढ़ी उन्हें असभ्यता की निशानी लगने लगी। पहली बार उन्हें पाकिस्तान का महत्व समझ में आया, जो उनका असली आसरा था। इधर सिख भी नाराज हुए बैठे थे। वे कहने लगे कि मुसलमान का विश्वास तो कभी नहीं करना चाहिए। अंतिम गुरु ने तो उन्हें चेतावनी दी थी कि मुसलमान कभी किसी का सगा नहीं होता है। सिख नौजवानों का एक जत्था लंबरदार के घर पर इकट्ठा हुआ। मीत सिंह भी उनके बीच में ही बैठ गया। नौजवानों ने मारकाट की सभी घटनाओं के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन मीत सिंह ने गुस्सा होते हुए कहा कि मनु माजरा गांव के मुसलमानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या उन्होंने तुम्हारी ज़मीन छीन ली है, या तुम्हारे घरों पर कब्जा कर लिया है, या उन्होंने तुम्हारी औरतों को बरगला लिया है? लंबरदार ने कहा कि क्या वे अपने मुंह से मुसलमानों को यहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं? प्रश्न यह था कि मुसलमानों के दिमाग में क्या चल रहा है, यह जान लेना ज़रूरी था। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो यह कह सके कि भाइयों अब आप मनु माजरा से चले जाओ। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, उन्हें घर की चौखट पर किसी को खड़े हुए देखा। ये इमाम बख्श थे। वे अंदर चले आए। उनके पीछे दो और लोग थे। इमाम बख्श ने पूछा कि आप लोगों ने हमारे बारे में क्या तय किया है? लंबरदार ने कहा कि यह गांव जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में रिफ्यूज़ी आ रहे हैं और अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? इमाम बख्श ने गंभीरता से कहा कि अगर हमें जाना ही है तो हमें अपने बिस्तर और बाकी चीज़ें बांध लेनी चाहिए। जिस घर को बनाने में हमारे बाप दादा को बरसों लगे होंगे, उन्हें समेटने में कम से कम आज रात भर का समय तो लगेगा ही। इसके बाद इमाम बख्श और उसके साथी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चले गए। सबसे पहले वह अपनी झोपड़ी में गया और नूरा से कहा कि वह सामान बांधना शुरू कर दे, हमें कल सवेरे ही जाना है। नूरा ने कहा कि वह पाकिस्तान नहीं जाएगी। इमाम बख्श ने कहा कि तुम तो जाना नहीं चाहती, पर ये गांव वाले तुम्हें निकाल बाहर कर रहे हैं। इसके बाद इमाम बख्श गांव के दूसरे मुसलमानों को सामान बांधने के लिए कहने के लिए बाहर चला गया। नूरा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर से निकली और जग्गा के घर पहुंची। नूरा ने जग्गा की माँ को बताया कि जग्गा ने उसे शादी करने का वायदा किया था और वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने कहा कि अगर वह पाकिस्तान चली गई और लोगों को पता चला कि उसका बाप कोई सिख है तो वे इस बच्चे को मार डालेंगे। जग्गे की माँ ने कहा कि जब वह जेल से छूटेगा तो वह उसे सारी बात बता देगी और वह उसे लेने के लिए आ जाएगा। इसे नूरा के मन में एक धुंधली सी आशा की किरण जगी। उसे लगा कि यह घर उसी का है। उस रात मनु माजरा में कोई नहीं सोया। लोग बातें करते रहे, रोते रहे, दोस्ती की कस्में खाते रहे और एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। नूरा ने वापस आकर सारा सामान बांध लिया। चूल्हा जलाकर उसने दूसरे दिन के लिए कुछ रोटियां भी सेक ली। जब सुबह हुई तो इंजन की गड़गड़ाहट ने सारे गांव को नींद से जगा दिया। काफिले में सबसे आगे जीप चल रही थी जिस पर दो अफसर सवार थे।
एक मुसलमान और दूसरा सिख। काफिला गांव के बाहर जाकर रुक गया। लाउडस्पीकर से घोषणा हुई कि पाकिस्तान जाने वाले सारे मुसलमान तुरंत यहां आ जाएं। धीरे धीरे सारे मुसलमान अपने पशुओं, बैलगाड़ियों पर अपनी चारपाइयों को लपेटे हुए बिस्तर, टिन के डिब्बे, मिट्टी के तेल के पीपे और पीतल के बर्तन लेकर अपने अपने घरों से निकलने शुरू हो गए। मुस्लिम अफसर ने लंबरदार को कहा कि मुसलमानों का सारा सामान गाड़ियों में भरकर नहीं ले जाया जा सकता। हम लोग उन्हें चंदन नगर रेफ्यूजी कैंप में ले जा रहे हैं और वहाँ से इनको ट्रेन से लाहौर ले जाया जाएगा। ये लोग सिर्फ अपने कपड़े, बिस्तर, नकदी और गहने ले जा सकते हैं। बाकी का सारा सामान इनको यहीं छोड़कर जाना होगा। उनके सामान की देखभाल का जिम्मा आप लोगों को ही लेना होगा। लेकिन नंबरदार ने कहा कि वह यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। मुसलमान अफसर ने जीप पर चढ़कर लाउडस्पीकर से घोषणा की कि तुम लोग सिर्फ उतना सामान ले जा सकते हो जितना तुम उठा सको, फालतू नहीं। अपनी गायें, भैंसों, बैलगाड़ियों, चारपाइयों को तुम लोग गांव में अपने यार दोस्तों के पास छोड़ सकते हो। अगर मौका मिला तो तुम्हारा यह सामान हम फिर कभी वापस मंगवा लेंगे। इसके बाद सभी लोग अपने सामान को छोड़कर गाड़ियों में चढ़ गए। मुसलमान जो सामान छोड़कर गए थे, सिख अफसर ने मल्ली को संपत्ति का वली वारिस बना दिया। इसके बाद मल्ली और उसके साथियों तथा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने बैलगाड़ियों से बैलों को खोल दिया और उनमें रखे सारे सामान को लूट लिया। गांव वाले पूरे दिन मल्ली और उसके साथियों तथा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मुसलमानों के घरों को लूटते हुए देखते रहे। उसी रात भारी बरसात के कारण जब नदी का पानी बढ़ गया तो उसमें इंसानों की कटी हुई असंख्य लाशें तैरती हुई आई। अगले दिन स्टेशन पर एक और गाड़ी आकर रुकी। इंजन का मुंह पूर्व की तरफ था तो इसलिए साफ था कि गाड़ी पाकिस्तान से आई थी। गांव के लोग एक बार फिर देखने के लिए अपने घरों की छतों पर खड़े हो गए। वे एक दूसरे को पिछली रात नदी में तैरती आई लाशों की खबर दे रहे थे। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार सिपाही उनके पास लकड़ी और मिट्टी का तेल लेने नहीं आए, बल्कि उन्होंने बुलडोजर से मिट्टी को खोदा और एक बड़े से गड्ढे में सभी लाशों को दफन कर दिया। उस शाम पूरा गांव अरदास के लिए गुरुद्वारे में जा पहुंचा, जिससे गुरुद्वारा खचाखच भर गया। लोग बैठे बैठे गुरुद्वारे में ही सोने लगे। आधी रात के करीब एक जीप गुरुद्वारे के पास पहुंची। जीप में से आवाज़ आई, क्या इस गांव में कोई जिंदा है या सब मर चुके हैं? जीप में से एक नवयुवक उतर कर आया। वह 20-22 साल का लग रहा था। उसने खाकी वर्दी पहन रखी थी। उसने बड़ी अभद्रता से पूछा, क्या यह सिखों का गांव है? लंबरदार ने जवाब दिया, जी हजूर। नवयुवक ने प्रश्न पूछा, तुम लोग कैसे सिख हो? तुम्हें पता है कि ट्रेन में कितने हिंदुओं और सिखों की लाशें आई हैं? इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? अब भी तुम खा पी कर आराम से सोए पड़े हो और अपने आप को सिख कहते हो। लंबरदार ने कहा कि आप ही बताएं, हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद नवयुवक ने कहा कि कल मुसलमानों से भरी एक ट्रेन पाकिस्तान जाने के लिए पुल से गुजरेगी। अगर तुम लोग मर्द हो तो गाड़ी इतनी ही लाशों को लेकर पाकिस्तान जाएगी जितनी लाशें लेकर वह यहाँ आई थी। इसके बाद उस नौजवान ने 50-60 लोगों का एक समूह बनाया, जिसमें मल्ली, उसके 4 साथी और पाकिस्तान से आए ज़्यादातर शरणार्थी थे। नौजवान ने कहा कि गाड़ी आधी रात के बाद चंदन नगर से चलेगी। इसमें कोई बत्ती नहीं जली होगी। हम रास्ते में 100-100 गज पर टार्च के साथ एक एक आदमी को खड़ा कर देंगे। तलवारें और भाले लिए लोग पुल पर तैनात रहेंगे, जो गाड़ी की छत से गिरने वाले लोगों को मार मार कर नदी में फेंकते जाएंगे। बंदूक वाले आदमी थोड़ा और आगे खड़े होंगे। ये खिड़कियों से लोगों पर गोलियां चलाएंगे। गाड़ी के भीतर पाकिस्तान सिपाही होंगे, लेकिन अंधेरे में उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि गोलियां किधर चलाएं। उसी रात लंबरदार इस योजना की सूचना देने के लिए चंदन नगर थाने की तरफ चल दिया। सब इंस्पेक्टर ने इस बात की जानकारी हुक्मचंद को दी, लेकिन हुक्मचंद ने कहा कि मरने दो जो जिसको मारता है। वह काफ़ी स्थिर हो गया था और बूढ़ा भी लगने लगा था। उसने सब इंस्पेक्टर से पूछा कि उसने उन दोनों का क्या किया जिनको लाला रामलाल के कत्ल में गिरफ्तार किया गया था। हुक्मचंद ने उन दोनों को छोड़ने के लिए कहा। सब इंस्पेक्टर ने थाने में जाकर उन दोनों को छोड़ दिया।
सब इंस्पेक्टर ने जाते हुए जग्गा से कहा कि मनु माजरा से सारे मुसलमान चले गए हैं। कल उनको रिफ्यूजी कैंप में ले जाया गया था और आज रात सभी ट्रेन से पाकिस्तान चले जाएंगे। जग्गा ने पूछा कि क्या गांव में कोई दंगा फसाद हुआ था? सब इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर वे सब वहीं रहते तो ज़रूर कोई दंगा फसाद हो जाता। सब इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि मल्ली और उसके साथियों ने मुसलमानों का सारा सामान लूट लिया है। इकबाल और जग्गा तांगे से मनु माजरा के लिए निकले। पूरे रास्ते जग्गा अपने ख्यालों में खोया रहा। रात को जग्गा भाई मीत सिंह से मिलने गुरुद्वारे आया। उसने भाई मीत सिंह से कहा कि मुझे गुरु का आशीर्वाद चाहिए, आप मुझे गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ लाइन पढ़कर सुना दीजिए। भाई मीत सिंह ने उसको जपजी साहिब की कुछ लाइनें पढ़कर सुनाई। जग्गे ने उन लाइनों का मतलब जानना चाहा। इस पर भाई मीत सिंह ने उसको कहा कि तुमको मतलब से क्या वास्ता, मतलब तो गुरु के संदेश से होता है। अगर तुम कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो गुरु तुम्हारी मदद करेंगे, अगर कुछ बुरा करने जा रहे हो तो गुरु तुम्हारे रास्ते में खड़े हो जाएंगे, और अगर तुम फिर भी बुरे रास्ते पर चलते जाओगे तो फिर गुरु तुम्हें तब तक सज़ा देंगे जब तक तुम पछता कर माफ़ी न मांग लो, और माफ़ी मांगने पर गुरु तुम्हें माफ़ कर देंगे। रात के 11 बजे थे। चांद ऊपर आ चुका था। सारी रेलवे लाइन पर एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक आदमी को तैनात कर दिया गया था। लोहे के पुल के पहले बिस्ते पर ज़मीन से करीब 20 फुट की ऊंचाई पर रेलवे लाइन के समांतर एक छोर से दूसरे छोर तक एक मोटा सा रस्सा बांध दिया गया था, ताकि छतों पर बैठे हुए लोग उस रस्से से उलझकर गिर जाएं। तभी गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। पहले डिब्बे से लेकर आखिरी डिब्बे तक उसकी छत पर आदमी ही आदमी बैठे थे, लेकिन एक आदमी बंधे हुए रस्से पर लेटा हुआ था। वह रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा था। ग्रुप के लीडर ने अपनी बंदूक की गोली उस आदमी की टांग में दाग दी, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा और रस्से को काटते रहा। लीडर ने एक और गोली चलाई, लेकिन अभी भी वह रस्से को काटे जा रहा था, पहले अपनी कृपान से और बाद में दांतों से। इंजन उस पर आने ही वाला था कि तभी गोलियों की बौछार उस पर हुई और वह नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरने के साथ ही रस्सा बीच से कटकर अलग हो गया और गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती हुई पाकिस्तान चली गई। वह आदमी जग्गा था जिसने मुसलमानों को बचा लिया था। धन्यवाद, नमस्कार।